अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में हमने केमिकल बॉन्ड और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। आज हम चौथे टॉपिक पे आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 पे द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये पीटर डीबाय या पीटर विलियम जोसेफ डीबाय ने कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में। व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट? डाई मना दो, पोल मना पोलर मॉलिक्यूल, दो पोल्स, और मोमेंट मना प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड चार्ज। यानी यहाँ पे हम लाइक हाइड्रोजन जैसे H2 है, हम हाइड्रोजन को जिक्र नहीं करेंगे। H2 जैसे है, H2 ये नॉन पोलर है, O2 नॉन पोलर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए टॉपिक नहीं है। डाई पोल माना दो पोल वाले मॉलिक्यूल, जैसे HCl, जैसे HF। ये देखें, ये नेगेटिव पोल है, इधर क्लोरीन नेगेटिव पोल है, H पॉजिटिव पोल है, ये H पॉजिटिव पोल होते हैं। यहाँ पर दो पोल्स हैं, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में जिन मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स पे पोल आएंगे। फिर हम देखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बिटवीन डिस्टेंस कितना है। HF में डिस्टेंस कम है, HCl में डिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि HF के एटम्स की आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और HCl के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है HF से कंपैरिजन में कम है। तो हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बिटवीन चार्जेस और डिस्टेंस कितना है, उनकी जो प्रोडक्ट मिलेगी उसको डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट हासिल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें बताएगी कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड रखता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन एटम रखता है, जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, माना वो बॉन्ड उसमें स्ट्रॉन्ग है। और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, माना उन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम आ जाते हैं डायपोल मोमेंट पे। उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द डिग्री, इट इज़ द परसेंटेज, इट इज़ द रेशो, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में कितनी पोलरिटी है, और पोलरिटी का मतलब क्या है? पोलरिटी का मतलब है डिफरेंस ऑफ En। जितना डिफरेंस ऑफ En ज़्यादा होगा उतनी पोलरिटी ज़्यादा होगी। तो कितनी एक्सटेंट, कितनी डिग्री है ऑफ पोलरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज डायपोल मोमेंट। इससे भी आसान डेफिनेशन एक और दूसरे अल्फाज में हम बयान करेंगे। डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच चार्ज और डिस्टेंस की कितनी प्रोडक्ट है, दैट इज डायपोल मोमेंट। और इस डायपोल मोमेंट को हम एब्रीविएशन देते हैं म्यू, जो ये निशानी है, ये डायपोल मोमेंट की निशानी है। मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे, दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। और इससे SI यूनिट क्या बनता है? चार्ज का यूनिट है कॉलम, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनेगा डायपोल मोमेंट का कॉलम मीटर। और अर्लियर CGS सिस्टम इसका यूनिट था डीबाय। डीबाय ने डिस्कवर किया था, डीबाय के नाम से इसकी वैल्यू जो है पढ़ी जाती थी। आज हमें मालूम है कि एक डीबाय में 10⁻⁸ ये SU है, या 3.335 × 10⁻⁻30 कॉलम मीटर है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स को कम है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर 1 पोलरिटी पे। पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। और पोलरिटी से मुराद क्या है? डिफरेंस ऑफ En। मिसाल के तौर पे HCl। अब F की जो En है वो है 4, H की En है 2.1, तो आपको डिफरेंस ऑफ EF जो मिला
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में वो मिला 1.9 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और H की है 2.1। तो इधर जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमें मिलेगा 0.9। अब आप देखें कि HCl में डिफरेंस हमें कम मिल रहा है, HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मिल रहा है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वना पोलरिटी, यानी HF में ज़्यादा पोलरिटी है, HCl में कम पोलरिटी है, इसीलिए HF का डायपोल मोमेंट 1.90 समथिंग है और HCl का डायपोल मोमेंट 1.03 यानी बहुत कम है। तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा जिसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी, यानी जिसमें डिफरेंस ऑफ En ज़्यादा होगा। अब अगर हम ऐसे डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स के बजाय पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है CH। अब ये डाई एटम नहीं है, पॉली एटमिक 5 एटम्स का बना हुआ है, सेंटर में कार्बन है, सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है। अगर पॉली एटम्स की बात करें हम, तो पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, यानी ज्योमेट्रिकल शेप हम देखेंगे मॉलिक्यूल का। अगर किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल है, तो उसका डायपोल मोमेंटम कुछ ना कुछ बनेगा। तो सिमेट्री से मुराद क्या है? यहाँ पर केमिस्ट्री में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर के सराउंड जितने भी बॉन्ड हों सारे बॉन्ड एक जैसे हों। जैसे देखें कार्बन के सराउंड हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। अगर सेंट्रल एटम के सराउंड सारे एटम्स सेम होंगे तो सारों एटम्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो सारों एटम्स की बॉन्ड एंगल सेम होगी, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, तो वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ओवरऑल सिमेट्रिकल। तो ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल 0। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर हो जाता है अनसिमेट्रिकल, जैसे अगर मैं इधर लिखूं अनसिमेट्रिकल में मिथाइल क्लोराइड H, इस तरफ क्लोरीन है मिथाइल क्लोराइड, अब ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब कार्बन के 3 तरफा हाइड्रोजन है, एक तरफा क्लोरीन है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर पोलरिटी अपीयर होगी, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, यहाँ पर पोलरिटी अपीयर होगी, इधर पोलरिटी की वजह से डायपोल मोमेंट बनेगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होगा फॉर पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो है कुछ ना कुछ होगा। आप में से किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मुझे कि सर आप MCQs भी कराते जाएं। भैया अब आप देखें हमारा क्लास बहुत लेट शुरू हुआ है और कहीं पे भी किसी भी एकेडमी पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई है। हर जगह पे 2-3 4 चैप्टर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिर भी 1 2 3 5 8 5 चैप्टर हो चुके हैं। छठा चैप्टर हम आज इंशाल्लाह 2 इसके बाद एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। शुरू में तो हमने MCQ किए थे और एडवांस में अभी MCQs की शीट्स बहुत सारी आपको अपलोड की गई हैं। आप खुद प्रैक्टिसाइज करें, कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ MCQs के जो कॉन्सेप्ट है वो भी वर्बली में दे रहा हूँ। अगर मैं MCQs लिखूँगा सॉल्व करूँगा फिर तो कोर्स रह जाएगा, थोड़े दिन बचे हैं। तो शॉर्टकट में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और बेटा सेल्फ स्टडी आपने खुद ने करनी, जितनी सेल्फ स्टडी आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। अभी यानी 80% स्टडी आपने खुद ने करनी है। जो दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ग्रुप में जो भी आपको क्यूरीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, जो शीट अपलोड की गई हैं, अगर वो समझ में नहीं आती तो ग्रुप में आप वो डिस्कस करें। किसी MCQ का इमेज वो ड्रा करके या वो इमेज निकाल के वो आप शेयर करें, उसमें जो कन्फ्यूजन है मैं आपको बताऊंगा। या अगर पर्सनली भी आप कुछ नंबर पे पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, पर्सनली टेक्स्ट करके आप उसमें से कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। MCQ के बजाय मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ रिवीजन। जैसे डायपोल मोमेंट ऑफ HF ज़्यादा होगी HCl से, HCl की ज़्यादा होगी HBr से। उसका रीज़न क्या है? ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल। ऊपर मैंने आपको फैक्टर दिया, डाई एटमिक मॉलिक्यूल में अगर हमें डिफरेंस ऑफ En ज़्यादा मिलेगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा बनता जाएगा। तो देखें इधर 4 है
F की, इसकी 3.0 है, इसकी 2.5 है, तो इसका डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, माना ये बहुत ज़्यादा पोलर है, ये थोड़ा कम पोलर होगा, ये थोड़ा और कम पोलर होगा। जो जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, जितना कम पोलर होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना कम होगा। एक और एग्जांपल में, डायपोल मोमेंट ऑफ आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन इज जीरो, क्योंकि सारे मोनो एटमिक है, मोनो एटम्स के डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज जीरो, क्योंकि मीथेन सिमेट्रिकल होगा, कार्बन के सराउंड चारों एटम हाइड्रोजन के हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सिमेट्रिकल होगा क्योंकि कार्बन के सराउंड चारों एटम जीरो है। अब इस टॉपिक की एक टेबल बनी हुई है बुक में, आप उस टेबल की रीडिंग करेंगे। मैं यकीन से इत्मीनान के साथ कहता हूँ, उस टेबल में जितना भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें कोई एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए कि इसका डायपोल मोमेंट क्यों जीरो है या इसका डायपोल मोमेंट क्यों ज़्यादा है। मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, उस टेबल को फॉलो करें, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट डायपोल मोमेंट की वैल्यू आप याद रखें। अगर सारे याद नहीं होते हैं तो हाईएस्ट लोएस्ट ज़रूर याद करें। तो ये आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक हुआ डायपोल मोमेंट। आज के लेक्चर में 3 टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। सेकंड टॉपिक इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को बनाने के लिए एक एनर्जी होती है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी यूज होती है। तो बॉन्ड एनर्जी माना एक ऐसी एनर्जी जो रिलीज हो। एनर्जी रिलीज कब होगी? जब 2 एटम्स बहुत अनस्टेबल, बहुत एनर्जेटिक एटम आपस में मिलेंगे, धमाका होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस बॉन्ड एनर्जी को हम पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन आपने पढ़ी होगी इंटर में। हाइड्रोजन का एक एटम जब दूसरे एटम से मिलेगा तो धमाका होगा, दोनों में मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो धमाके में बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। कितनी एनर्जी ज़ाया होगी? -435 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, तब 1 मोल हाइड्रोजन का बनेगा। तो ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है फॉर द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? एक ऐसी एनर्जी जो रिलीज हो जाए बॉन्ड बनने के दौरान, उसको बॉन्ड एनर्जी कहा जाएगा या उसको बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर अब हम हाइड्रोजन को तोड़ना चाहें तो हमें वापस इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर H का बॉन्ड टूट के 2 एटम बनेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हमें ऐड करनी होगी, प्लस करनी होगी। ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है। तो यानी बॉन्ड एनर्जी के 2 टाइप हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हम एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे। ये एक्सो एनर्जी है, इधर हम एनर्जी देंगे, एंडो एनर्जी है। थियोरेटिकली दोनों वैल्यूज बराबर हैं, प्रैक्टिकली दोनों वैल्यूज में कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। अब ये बॉन्ड एनर्जी भी कुछ मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स को कम है। उसके कौन से फैक्टर्स हैं? मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको फैक्टर्स दे रहा हूँ। नंबर 1, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। अगर 2 एटम्स में पोलैरिटी, अभी मैंने आपको समझाया डिफरेंस ऑफ En, अगर डिफरेंस ऑफ En 2 एटम में ज़्यादा होगा तो उस बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर डिफरेंस ऑफ En कम होगा, माना पोलैरिटी कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। दूसरा फैक्टर, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे इथाइन 2 कार्बन से बनता है, इथीन 2 कार्बन से, इथेन 2 कार्बन से। फ़र्क क्या है? इथाइन में 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इथीन में 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इथेन में 1 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। अगर 3 बॉन्ड होंगे तो लेंथ बहुत कम होगी कार्बन कार्बन के बीच, 2 बॉन्ड होंगे तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, 1 बॉन्ड होगा तो लेंथ और ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो एनर्जी से इनवर्सली रिलेशनशिप रखती है। ट्रिपल बॉन्ड में जो लेंथ होती है 1.20, डबल बॉन्ड में जो लेंथ है 1.34 लेंथ, और सिंगल बॉन्ड में जो लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो देखें जितनी लेंथ कम होगी उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इस लेंथ बहुत कम है ट्रिपल बॉन्ड में, इसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें 837 किलो जूल मोल एनर्जी चाहिए। लेकिन डबल बॉन्ड में लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, 1.20 से 1.34, 14 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा है, तो उसके लिए एनर्जी थोड़ी कम चाहिए। इसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी हम और कम देंगे। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम, लेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली रिलेशनशिप रखता है और बॉन्ड एनर्जी पोलैरिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये छोटे टॉपिक्स थे, डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जी।
बॉन्ड एनर्जी के टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, HCl के, HF के, HBr के, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने याद रखनी है। उनकी वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। उसमें मैंने आपको बताया था जब एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, ये शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। ये शेयर पेयर कभी इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच शेयर होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये पहली थ्योरी थी कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कि G.N. लेविस ने दी थी 1916 में। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर वाला, कि इलेक्ट्रॉन के पेयर्स अगर दो एटम्स में शेयर होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। फिर अगर हम वाटर को देखें, ऑक्सीजन के सराउंड 6 लोन पेयर हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लोन पेयर और 1 अनपेयर्ड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। तो ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन H से शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन H से शेयर करेगा, ये बन जाएगा H2O। स्ट्रक्चर कैसा बना, लीनियर, जो कि गलत है। स्ट्रक्चर लीनियर नहीं बनता, वाटर का स्ट्रक्चर बनता है एंगुलर। अब ऐसा तो कॉन्सेप्ट लेविस ने नहीं दिया कि इसका शेप लीनियर क्यों नहीं, एंगुलर क्यों नहीं, एंगुलर क्यों है। तो ये लेविस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो सही था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन लेविस का कॉन्सेप्ट फेल होता है मॉलिक्यूल का शेप समझाने में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री समझाने में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की है वो समझाने में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने और बहुत सारी थ्योरीज दी। तो ये अभी हमारा जो मसला था, ये मसला था टू एक्सप्लेन शेप, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कुछ और थ्योरीज प्रेजेंटेड हुई, जो कि पहले तो लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो लेविस के कॉन्सेप्ट के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, हिटलर एंड लंदन ने। कब दी थी, 1927 में। लेविस का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1916 में। और अब 11 साल के बाद 1927 में हिटलर और लंदन ने ये कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री पे बात की है। तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट था, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर है। K के 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आएंगे, ये तो हो गया इनर शेल। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी जो है 2s, 2px, 2py, 2pz में आएंगे 1 बाय 1। तो कार्बन के सराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। एक का नाम है S और 3 के नाम क्या है, P, Px, Py, Pz। तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं। क्या इनमें चारों में से कोई पेयर्ड है जिसके पास लोन पेयर होगा? वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कार्बन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 4 हैं। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल किसी भी एटम के आपस में ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जो कि 1s1, यानी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s1 वाला जब इससे ओवरलैप करेगा
अब ये बॉन्ड बनेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बनता है, लेकिन कैसे बनेगा? जब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा पॉइंट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन का ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे ही जो है कब्जा करेंगे, यहाँ पर ही अवेलेबल होंगे। थर्ड पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड है, दो होने चाहिए ना, एक है। कार्बन के दो होने चाहिए 2s में, एक है, यानी ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड। जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, उस एक बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। एटम्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जैसे वाटर का मैंने मिसाल आपको दिया, दो लोन पेयर थे, उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, अनपेयर्ड ने बॉन्ड बनाया। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आखिरी शेल में होंगे, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। इसका एक और कॉन्सेप्ट था, पांचवा नंबर, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेगा, तो मिलने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद एटम से रिटेन देयर आइडेंटिटी, एटम्स की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। लेकिन अभी हम न्यू कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ेंगे, भाई जब एक एटम दूसरे एटम से मिल जाएगा तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा, एक नई चीज़ बन जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल पुराने वाले फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट था, जब एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। 6 मेन पॉइंट था, ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है? ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है न्यूक्लियस के सराउंड जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। ऑर्बिटल को हम डिफाइन क्या करेंगे? हम तो ऐसे लाइन दे देते हैं, भाई ऑर्बिटल है, सर्कल बना देते हैं, ऐसा ऑर्बिटल है। लेकिन ऐसे लाइन, ऐसा रास्ता बना हुआ नहीं होता है। जैसे अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहाँ पे घूम रहा है, तो ये जो स्पेस है ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के सराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें मिले, तो उसको हम ऑर्बिटल पढ़ते हैं। फिर ऑर्बिटल के दो टाइप्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब सिंगल एलिमेंट का ऑर्बिटल होगा तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल, जब पेयर बन जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमने ये मेन पॉइंट्स पढ़े कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। हमने मजीद कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर लिया। इससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होंगे बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब हमने पढ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब बॉन्ड बनेगा। अब हम आते हैं थर्ड थ्योरी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी MOT। पहली थ्योरी 1916 में लेव्स ने दी। 11 साल के बाद 1927 में हिटलर और लंदन ने VBT दी। 3 साल बाद 1930 में हन, हकिल, मुल्कन, इन्होंने मिल के एक थ्योरी बनाई जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में कुछ चीज़ें करेक्ट की गई हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में गलत बताई गई। इसमें एक करेक्शन हमें ये मिली है, जब उधर हमने पढ़ा था जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एक बॉन्ड बनेगा। अब हमने पढ़ा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो फ्यूज होके एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी जब फ्यूजन होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तब पैदा होगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से मिलके ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये मिलके अब इनकी फ्यूजन होगी। अब फ्यूज होके एक ही ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड, एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्डिंग लूज देयर आइडेंटिटी। उधर हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, लेकिन अब हमने पढ़ा ये बॉन्ड बनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लेफ्ट करके एक नई आइडेंटिटी शो करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब, किस चीज पर डिपेंड करता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटम्स के ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप करेंगे
तब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे। और आखिरी पॉइंट में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर एंटी बॉन्डिंग अगर सिग्मा है तो उसको स्टार से जाहिर करेंगे, अगर पाई है उसको भी स्टार से जाहिर करेंगे, और अगर बॉन्डिंग सिग्मा है तो खाली बगैर स्टार के हम सिग्मा या पाई की निशानी देंगे। तो यानी एम ओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, ए बी एम ओ माना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बी एम ओ माना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा जो बॉन्डिंग के एंटी होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग आपको समझ में नज़र में नहीं आएगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई स्पेस में होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएगा, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। थ्योरेटिकल पॉइंट से टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना और समझ में इधर आ रही होगी आपको, बाकी आपने याद करनी है ताकि अगर थोड़े कुछ इसके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये अभी हमने बाकी एक थ्योरी रहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर पेयर रिपल्जन थ्योरी, उस थ्योरी में कुछ टर्म्स आएंगे, इसलिए हम पहले कुछ टर्म्स पढ़ लें, दूसरे टॉपिक्स पढ़ लें, फिर हम आखिर में पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर रिपल्जन थ्योरी। जैसे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड माना जिसकी निशानी ये होती है जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे इथेन सी एच 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 एच। अब इथेन में दो कार्बन है, एक कार्बन के सराउंड चार बॉन्ड है, तीन कार्बन हाइड्रोजन के, एक कार्बन कार्बन के। इस कार्बन के सराउंड भी चार बॉन्ड है, तीन कार्बन हाइड्रोजन के, तीन चौथा कार्बन कार्बन के साथ। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे उनको इस निशानी से जाहिर किया जाएगा। सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब कार्बन का ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? लीनियर ओवरलैपिंग है या इसके हेड से इसके हेड तक ओवरलैपिंग है। फिर दूसरा कार्बन का ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से मिलेगा, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो जब भी लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कि सिंगल बॉन्ड होगा, जो कि बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है। स्टेबल बॉन्ड होता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, लेकिन यानी अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, अब ये बहुत कम रिएक्टिव है। और अगर हम इथेन के साथ कोई चीज़ ऐड कराएं, दो हाइड्रोजन और ऐड कराएं, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन चार हैं, चारों बॉन्ड पूरे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाइड्रोजन कैसे इसमें ऐड होगी? नहीं ऐड होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड जो है, डज नॉट अंडरगोज टू एडिशन रिएक्शन। और सिग्मा बॉन्ड एस में भी बन सकता है, जैसे हाइड्रोजन यानी इसका 1s ऑर्बिटल 1s1 ऑर्बिटल, जैसे HCl हाइड्रोजन का HCl का PZ ऑर्बिटल, जैसे क्लोरीन इसका PZ ऑर्बिटल, इसका भी PZ ऑर्बिटल। तो ये सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड S में भी बन सकती है, SP में भी बन सकती है, PP ऑर्बिटल भी बना सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या HCl की या क्लोरीन की? तो इसलिए ये एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी वहाँ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो PP के लोब्स बड़े होते हैं, इधर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू SP से, SP की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू SS से। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, आप ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर देते हैं तो उनका सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है? इसके अपोजिट। पाई बॉन्ड बना डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर हम इथाइन का देखें, उसमें HCCH कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एक के दो, इसके भी दो हैं, तो अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो रेड वाले डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं, ये कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइडवर्ड या लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, यानी अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे मीथेन में, इथेन में अपने अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन पाई में क्या होगा? ये अपनी एक्सिस पे और ये अपनी एक्सिस पे
ये अपनी एक्सिस पे। अब पाई बॉन्ड क्या होगा, जो इसकी एक्सिस है वाई और जेड, ये वाई और जेड इसके ऊपर बॉन्ड बनाएंगे और जेड वाला भी इसके ऊपर, यानी साइड से, यानी पैरेलल बॉन्ड बन रहे हैं। ये पैरेलल बॉन्ड है सिग्मा के ऊपर, डबल ट्रिपल बॉन्ड पैरेलल बॉन्ड बनता है। तो जब ओवरलैपिंग साइडवर्ड होगी, लेटरल होगी, पैरेलल होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा, इसीलिए पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मीथेन में अगर हम क्लोरीन ऐड करें, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ये क्लोरीन इस H को रिप्लेस कर सकता है, ऐड नहीं होगा। लेकिन इधर इथीन में जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये क्लोरीन एटम इधर से टूट जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जाएगा, और ये दूसरा क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, पाई वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन थे। तो पाई इलेक्ट्रॉन में कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में हम चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो अभी आपने जो टॉपिक्स पढ़े, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसमें हमने ये टर्म्स पढ़े। इसके बाद अब हम आएंगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, और लास्ट फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा।